प्रसाद भाई, किधर है सब? देवेंद्र भाई, आज आप कुछ सब ठीक आ रहा है, समझ में आ रहा है? आज ज्यादा पढ़ लिए? शांति 6 है ना, शांति 6, ठीक है। क्या विवेक भाई, आपने अपना प्रमोशन कर लिया ऐसा लग रहा है। आप तो अक्सर यहाँ पाए जाते थे। थोड़ा सा ठीक चल रहा है, बढ़िया। अगली बुलेट ले लें, क्या है फिर ये ऐसा? हाँ अब पता चल गया ना। बताओ विशाल भाई कहाँ है? हाँ, अरे वाह सही बात है। अमित भाई किधर है? हाँ अमित भाई, 2 अमित भाई हैं, लेकिन दूसरे अमित भाई का आज नहीं आए हैं। दर्शन भाई तो आने के बाद आए नहीं, दूसरे दर्शन भाई हैं। और ये विशाल भाई के बगल वाले भाई हार्दिक भाई, आप एक्चुअली वहाँ बैठते थे दिगंत भाई के पास में। देखो नाम याद रखने में जगह का भी थोड़ा जगह होता है। चलिए ठीक है। ये कला पक्ष है कि ज्ञान पक्ष है? कला पक्ष है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो और एक है सत्ता भासमान विद्यमान में डिफरेंस क्या है? मुझे लगता है ये यहाँ से लिया है आपने, ये ऊपर। हाँ, सत्ता है ना, सत्ता सर्वत्र एक सा विद्यमान है ना। तो उसका स्पष्टीकरण किया है कि संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही। इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है, इसलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। तो ये विद्यमान का स्पष्टीकरण ही किया है एक्चुअली। और आगे लिखा है सत्ता सर्वत्र एक सा भासमान है ना, भासता है ना। तो ये भासमान और विद्यमान है ना, तो इस अर्थ में कह रहे हैं पूरी बात कि हमको जैसे सत्ता विद्यमान है, तो उसको कैसे समझाया यहाँ पे कि सत्ता में जड़ चैतन्य इकाइयाँ संपृक्त है, और ये है ना, उसको मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्यकलाप सदा सदा है, इसको विद्यमानता कहा है। और ये सत्ता सर्वत्र एक सा भासमान है, भासता है हमें, है ना। तो ये एक ही चीज कह रहे हैं मेरे अनुसार, भासमान, है ना। हाँ नहीं, देखो विद्यमान होने को है, और भास मानव के संदर्भ में कि मुझको भासता है। अगर जिसको भी भासेगा सबको एक जैसे ही भासेगा, यानी अनुभव भी होगा। जैसे बोधगम्य है तो समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ता आपको अलग से समझ में आ जाए और मेरा अनुभव अलग हो, आपका अनुभव अलग हो, है ना। मान्यताएं अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन अनुभव सबका एक ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि सत्ता सर्वत्र एक जैसा विद्यमान है, क्योंकि हर जगह एक जैसा है, इसलिए चाहे यहाँ पे किसी को वो भास हो या अनुभव में आए, या कोई दुनिया के दूसरे छोर में किसी को भी अनुभव में आए, एक जैसा है। और चाहे किसी दूसरी धरती पे भी हो, दूसरी धरती पे भी क्यों ना हो, है ना। तो अमेरिका का अनुभव और इंडिया का अनुभव और कहीं एलियंस भी होंगे ना दीदी। कहाँ गई डिम्पल दीदी? हाँ, अनुभव उसको होगा तो ऐसा ही होगा, हो भी नहीं होगा ही। अगर नित्य वर्तमान की जब हमने बात की थी, तो ऐसी धरती है ही कि जहाँ पे अनुभव संपन्न व्यक्ति होंगे। हाँ बिल्कुल, तो जैसा अनुभव संपन्न वो एलियन है ना, वैसे ही हमको भी अनुभव होगा। वो हमको एलियन बोल रहे होगा ना, बस इतनी बात है। कौन कहते भाई? इधर से आवाज है, विवेक भाई कुछ कहते। हाँ हाँ, वो है ना माइक। हाँ, जब ये चर्चा हो रही थी कि ये नित्य वर्तमान है जो व्यापक है वो, तो उसमें ये बात चल रही थी कि जागृति कम जागृति का जो हम मीनिंग समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि जागृत परंपरा एग्जिस्टेंस में है, इसी के लिए उसका अध्ययन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब अस्तित्व था तो चारों अवस्थाएं थी ही। इसका मतलब कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, फिर जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था नहीं, जागृत अवस्था पहले से है ही।
और उसी के लिए उसका अध्ययन हो रहा था। यहाँ हमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये सब विकास में हुआ है, मीन्स क्रमबद्ध हुआ था कि पहले पदार्थ अवस्था से प्राण, प्राण से जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था, या पहले से ही जागृत अवस्था है ही और अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और ये हर एक जगह पे अलग अलग है। वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था हमें। तो अभी क्लियर हो गया है या अभी भी कंफ्यूजन है? स्पष्ट और करेंगे तो है ना, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? कोई आप में से किसको क्लियर हुआ बताना चाहेंगे? किसी को? अंकित भाई हाथ उठा रहे हैं। हाँ, अंकित भाई को माइक दिया जाए। विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति किसी एक प्लेनेट के रेफरेंस में है। अगर यहाँ पर जागृत मानव हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस धरती पर पहली बार हो रहा है, लेकिन किसी और धरती होगी जहाँ पे यह पहले हो चुका होगा। तो दर्शन में ये पुस्तक में पहले आया कि 4 तरह की पृथ्वी ग्रह होते हैं, प्लेनेट, अजागृत, अर्ध जागृत, अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित और अल्प विकसित। तो जहाँ पे सिर्फ मटेरियल ऑर्डर है तो अभी विकास क्रम में है। जहाँ पे प्लांट ऑर्डर है तो वो एक अर्ध विकसित है, और जहाँ पे एनिमल ऑर्डर आ गया तो वो अल्प विकसित। ठीक बात है। और जहाँ पे चारों अवस्था है तो वहाँ पे वो विकसित। ठीक बात है। तो देखिए, छोटा सा एक है ना, ब्रह्म अस्तित्व का एक चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। नॉट टू द स्केल क्या? नॉट टू द स्केल, आर्टिस्ट इंप्रेशन। और मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ, है ना, तो केवल समझने के अर्थ में है। एक सबसे कम विकसित धरती कैसी हो सकती है? अगर कल्पना करें तो चांद है, उससे कम विकसित सूरज, सूर्य से भी कोई कम विकसित धरती हो सकती है क्या? धूलि, तो उस पे कोई परमाणु की स्टेज में है क्या? या केवल धूलि मतलब क्या है? तो परमाणु हुआ तो कितने तरह के परमाणु? नहीं, अब 108 तो यहाँ पर है। बृहस्पति में कितने तरह के परमाणु, अगर किसी को जानकारी है? देखो, ये मुझे जानकारी नहीं है। अनिल भाई, प्रीतम भाई, साइंटिस्ट, बृहस्पति में कितने तरह के परमाणु है ना? ऐसा लग रहा है क्योंकि वहां पे ही केवल हाइड्रोजन और हीलियम। पर अगर थोड़ी कल्पनाशीलता को और बढ़ा लें, वो कल्पना भी हो सकती है ना, पर एक संभावना के रूप में देखें तो हो सकता है कहीं पे केवल हाइड्रोजन ही हो, हाइड्रोजन ही गैस हो, और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि केवल अंश बहुत दूर तक बिखरे हुए हों, धूलि कण मतलब केवल अंश, और वो है ना हाइड्रोजन परमाणु भी नहीं बने। ये कोरी कल्पना भी हो सकती है, ठीक है ना, पर एक थोड़े समय के लिए मान लें। इसीलिए मैंने बोला नॉट टू द स्केल। और अब ये परमाणु नहीं है, केवल अंश है, लेकिन अभी आपस में जुड़ के 2 अंश की व्यवस्था में भी नहीं आ पाए कि हाइड्रोजन जो परमाणु बोलते हैं, मूल व्यवस्था, स्टार्टिंग पॉइंट। और एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसी धरती जिसपे चारों अवस्थाओं में संतुलन, देव मानव, दिव्य मानव, मानव, है ना, से पूर्ण है। मतलब पशु मानव, राक्षस मानव है ही नहीं, मान लीजिए, इसी तो कह रहे हैं। या होंगे तो बहुत न्यूनतम, ऐसा कह सकते हैं। अविकसित मानव हुए तो बहुत कम, अधिकतर किनकी संख्या है? ऐसी धरती को क्या बोल रहे हैं? दिव्य धरती बोलते हैं, देवधरती। और इसको बिल्कुल अविकसित। अब अस्तित्व अनंत है, ऐसी भी धरतियां और ऐसी भी धरतियां हमेशा हैं, कोई पहले था ऐसा कहना बनता नहीं है। विकास क्रम विकास जब कह रहे हैं तो एक धरती के संदर्भ में कह रहे हैं कि इस धरती पे ये धीरे धीरे अंश पास आएंगे, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से फिर हाइड्रोजन, हीलियम, और है ना चांद, और चांद और विकसित हुआ तो ये धरती, और धरती पे अभी जागृति क्रम में है। चारों अवस्थाएं तो प्रमाणित हो गई हैं, लेकिन अभी जागृति प्रमाणित नहीं है। अधिकतम संख्या अभी है ना, कहें तो अविकसित मानवों, अजागृत मानवों की है ना। तो जब नित्य वर्तमान कह रहे हैं तो ये भी और ये भी किसी भी समय, अब समय भी देखा जाए तो अस्तित्व के संदर्भ में कोई समय नहीं है। समय भी हम जिसको कह रहे हैं क्रिया की अवधि, अभी इस धरती के संदर्भ में सूर्य के चारों ओर धरती
चक्कर लगाती है तो उसके साथ समय को नाप रहे हैं, है ना। जहाँ चक्कर नहीं वहाँ समय को कैसे नापेंगे बताइए। आपको अगर ऐसी जगह ले जाया जाए ना जहाँ दिन हो रहा है ना रात हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या तरीका होगा, है ना। तो समय भी अभी तो इस धरती के सापेक्ष है, तो अस्तित्व में ना समय है, अस्तित्व नित्यवर्तमान जब कह रहे हैं तो ये भी धरती और वो भी धरती हमेशा है, हमेशा। मतलब अब हमेशा का मतलब जब भी आप देखेंगे, काल के जिस भी समय पे देखेंगे, जिस भी क्षण पे देखेंगे, हमेशा ही है। इस धरती का इतिहास है, इस धरती का इतिहास है कि 2500 साल पहले या 1 लाख वर्ष पहले ऐसी नहीं थी। 1 लाख वर्ष पहले या 2 लाख वर्ष पहले हो सकता है यहाँ पे केवल पेड़ पौधे ही हों, प्राण अवस्था ही हो। एक समय डायनासोर है, कुछ बोले, बिलियन ईयर, हाँ लाख नहीं बिलियन ईयर से, है ना। तो इतिहास है, उसका इतिहास है। इतना स्लो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति है, यानी मानव के प्रगटन में ही, है ना। मैं तो लाख वर्ष की बात कर रहा था, पर बिलियन मतलब 1 बिलियन भी कितने लाख होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, बिलियन में और 3 जीरो जोड़ना पड़ेगा, है। हाँ देख लीजिए। तो हमारा समय बियॉन्ड ए पॉइंट काम नहीं करता है। हमको हमारी उम्र में 70-80 साल और 200-250 और महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले और उससे पहले पता नहीं। मतलब अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो 5000 साल का इतिहास हम पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म हम्म हाँ ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। नहीं देखिए, अगर हम धरती पे देखें तो हमारे जितने भी झगड़े जो छोटी छोटी बातों पे होते हैं कि आपने हमारे यहाँ से पानी क्यों ले लिया, है ना। स्त्री पुरुष की समानता की बात आज हो रही है, ढंग से हो रही है। आज से 500 साल पहले समानता की बात करना मतलब आज भी ऐसा तो कंट्री है कि अगर महिलाएं शिक्षा लेने चली आए तो गोली मार देते हैं, है ना। तो ये जागृति क्रम ही है ना। तो ये धीरे धीरे होता है। तो ये धरती के संदर्भ में है, अस्तित्व के लेवल पे सब नित्य वर्तमान है, हर चीज हर समय है। देखो पहले से नहीं बनता, हाँ मैंने कहा कि उत्पत्ति नहीं है, नष्ट नहीं है। हो गया, हाँ हमेशा से है ये वाली स्थिति, यानी इससे कोई कम विकसित धरती का कोई कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कोई एक अंश अलग घूम रहा है अकेला, है ना, वैसा नहीं है, क्योंकि अकेला पाया नहीं जाता है वो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ये भी कल्पना ही हो सकती है। हो सकता है कि सूर्य की जो हम बात कर रहे हैं, सन में भी द, है ना, उस तरह की। तो ये हमेशा है, बस इतना अस्तित्व का स्वरूप ऐसा है। आपकी हमारी, अच्छा हाँ ठीक बात है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। पहले खत्म करें, मतलब पहले लड़ लें, खूब झगड़ लें। हो सकता है कोई और धरती, मान लो जैसी हमारी पृथ्वी है, हमारी अपनी, है ना, ऐसी कोई और पृथ्वी हो तो वहाँ पे न्यूक्लियर बम नहीं हुए हों, है ना, और वो बनने से पहले आदमी को वहाँ पे अनुसंधान हो जाए और लोग जागृति की तरफ चल निकले। इस धरती का भविष्य ये भी हो सकता है कि हम अभी समझने के प्रयास में हैं और नहीं समझे और धरती को बम फोड़ डालें और ये सूरज की तरह बन जाए, पर फिर से कूल होगी धीरे धीरे, फिर से, है ना। तो बिलियन ईयर्स
billion years later, again we might find ourselves in the similar situation. मतलब जैसे हर मानव को पशु मानव बनना पड़ेगा, घटनाओं का कोई क्रम नहीं है, जागृति क्रम जागृति है। आप जो कह रहे हैं कि ये धरती बनी है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, वहां तक तो वही क्रम है। लेकिन जैसे मानव आ गया है ना, अब दो धरती ले लें है ना, छोटा सा, एक ये धरती और एक ये धरती, चार अवस्था इस पर भी है और इस पर भी है ना। अब ये केवमेन से लेके और ऐसा आ जाइए कि 2000 मान लीजिए, साइंस का कब से शुरुआत हुआ, 1500 के आसपास, वहां तक सबका इतिहास सिमिलर है ना। तो एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये धरती तो पृथ्वी हमारी की तरह है, तो 1500 में साइंस एक तरह से गई और वर्ल्ड वार 3 हुआ और बहुत सारा, नहीं 2 हुआ, 3 तो नहीं हुआ ना अभी पर हो सकता है ऐसा मैं बोला, और न्यूक्लियर बम बन गए और आप लग रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। लेकिन ऐसा ही और कोई धरती हो सकती है कि जो हम जैसे 1500 ईयर्स में थे है ना, BC है ना, AD, और ऐसे यहाँ पे हों और यहाँ पे अनुसंधान हो जाए और फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं पड़े और जागृति की तरफ चल निकले। अच्छा स्टार्टिंग से ही जागृति, स्टार्टिंग भाई, अब स्टार्टिंग किसको बोल रही हो आप, वही तो मैं कह, वही मतलब पशु मानव राक्षस मानव नहीं, सीधा मानव की, अब वो तो होगा ही, और क्या, अभी भी पशु मानव राक्षस मानव ही है। नहीं उस धरती पे फिर सीधा अच्छे मानव ही होंगे, राइट? मतलब सीधा क्या मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मतलब हमको राक्षस और पशु को बनाना केवल पड़ता है ना, अच्छा, नहीं बनाना नहीं पड़ रहा है, वो भी बनाना वहाँ पे भी पड़ रहा है, पर ये कह रहे हैं केवल न्यूक्लियर बम नहीं बनेंगे और बाईपास ले लिया, वो इतना ही फर्क पड़ेगा कि आप जो है राजकोट के बीच से निकल के जा रहे हो या राजकोट का बाईपास ले लिया, अगर आपको जूनागढ़ जाना है इतना ही होगा। आप है ना कोई भी रास्ता ले लें, यहाँ से कहाँ जाए भाई, किसी का बाईपास बताओ, अहमदाबाद जाने का कोई रास्ता बताओ यार यही इसी चीज का अनुसंधान होगा हाँ धरतियों पर भी, बिल्कुल सेम यही सेम ये अनुसंधान होगा एक समान है। ये कागज किसी का है क्या, ये कागज देखिए ना, किसी का रखा हुआ है, कुर्सी पे रखा था पता नहीं है ना, इसी को कह रहे हैं सत्ता एक जैसा विद्यमान है, एक जैसा भासमान है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब हर जगह। तो इतना ही फर्क पड़ सकता है कि ये धरती बाईपास मार दे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 का, और न्यूक्लियर बम और ये जितनी त्रासदी इसने झेली है, गैस चेम्बर्स बने, ये बने है ना, टेक्नोलॉजिकल जो मानव की आहार आवास अलंकार दूरगमन दूर श्रवण की वस्तुएं हैं वो सीधे सीधे प्राप्त हो जाएं बिना लड़ाई झगड़े, ऐसा संभव है। कोई एक मेरी जिज्ञासा है, जैसे वहां पे ऑलरेडी इतने सारे मानव, देव मानव, दिव्य मानव है, कम से कम 1000 यहाँ पे आ जाए, क्यों आ जाए, आप मेहनत करो और आ गए उन्होंने, आपने कौन सा पहचान लिया है ना इतने हो सकता है आगे चले भी गए हो, और क्या, हम अपनी मस्ती में, हम तो अपने विषयों में और उसमें मजे में है ना, वो आके चले भी गए होंगे और अभी भी अनुसंधान करके चले गए ना, अभी भी हमको तो ये कठिन ही लग रहा है, आपको तो हमें भी कठिन ही लग रहा है, अभी आप वेट कर रहे कोई दूसरा है तो सरल बना दे ऐसे ही स्थिति है ना अपनी तो, है ना। तो आए देखो वहां से आते ही रहते होंगे, ठीक है ना, चले आगे, इस पे और बाद में बात कर लेंगे। हाँ हाँ, ये देखिए, ये अध्ययन का मतलब ये है कि हम सब इन स्थितियों को देखते हैं, अस्तित्व का अध्ययन है, अस्तित्व में अध्ययन है ना, तो बिल्कुल ये जायज है, इस पे विचार किया जाए, है ना, ठीक है विवेक भाई। नित्य वर्तमान ऐसा ही है, अस्तित्व में कहीं कुछ बनना बिगड़ना नहीं है ना, कोई मतलब अस्तित्व किसी एक समय कुछ नहीं था और उस समय कुछ बना पहला, ऐसा कुछ नहीं है ना, किसी यहाँ ये धरती का रूप परिवर्तन हो जाएगा, इतना होगा, पदार्थ का धर्म भी होना है ना, कोई नष्ट नहीं होना है, कोई बनना नहीं, केवल रचना विरचना, संगठन विघटन, ये सब होता रहेगा। ये बहन को पहली बार देख रहे हैं, चेतना बहन, ऐसा लग रहा है हमको, आपको नहीं, क्या नाम आपका, अंजलि बहन, हाँ थी तो पहले दिन, हर रोज आती है, तो आप बोलती कम है एक्चुअली, तो आज कुछ बोलिए, अच्छा क्या बात समझ में आई, अभी जो चर्चा हुई उससे आपको क्या समझ में आया, माइक दिया जाए दीदी को, अंजलि बहन को।
अभी तो ये यही चर्चा हो रही थी कि अगर ये धरती खत्म हो जाती है My God. और फिर वापस फिर से उसको 4 स्टेज से निकलना पड़ेगा, और निकलने के बाद ये जो फिर हमने जो गलतियाँ की हैं, अगर उससे हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं अच्छे वाले, तो हम वो गलतियाँ दोबारा नहीं करेंगे और बाईपास लेके चले जाएंगे। यही बात आप समझा रहे थे। देखिए, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि गलतियों से कुछ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। तो मेरे ऊपर तो मत डालो प्लीज, ये आपने निष्कर्ष निकाल लिया है। गलती कर करके आदमी समझ सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ट्रायल एंड एरर से कुछ अनुसंधान हो जाए, कुछ खोज हो जाए, है ना, पर आदमी सही के प्रस्ताव का अध्ययन करके ही निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष अध्ययन से निकलता है, ठीक बात है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, तो ये इस अध्ययन की, है ना, सही की रोशनी में समीक्षा होती है, ठीक है ना। तो ये बात सही है कि हम अगर अभी भी, अगर इसको जो आप कह रहे हैं, आपकी भाषा को मैं अगर, है ना, आपकी बात को मैं थोड़ा सा ठीक से रखना चाहूँ कि अगर अभी भी हम समझते हुए हमारा ऐसा क्रिटिकल मास हो जाए, क्रिटिकल मास मतलब हम बहुत सारे लोग समझने वाले हो जाए और आवर्तनशील टेक्नोलॉजीज आ जाए, हम कर लें उनका शोध अनुसंधान जो भी कर लें और ऐसी उत्पादन तकनीक निकाल लें, और जितने भी हमने न्यूक्लियर बम वगैरह बनाए उसका कुछ तो होगा भैया, उनका डिस्पोजल करने की बात करते हैं वो, ऐसी तो संभावना है ना, उनको इनेक्टिव कर दिया जाए। ऐसा कर लेते हैं तो यही धरती नष्ट नहीं होगी, यही जागृति की ओर बढ़ जाएगी। तालियां बजा दो उनके लिए। बचाना है, उनका उत्साह देख के तो लगता है ये बचा के ही मानेंगे। है ना, ठीक है ना। हाँ, नहीं, आपका उत्साह थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हमको। तो आपका उत्साह पॉजिटिव रहे, है ना, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको। जल्दी से आप ऐसे और 1000 2000 लाखों लोगों को समझाएं, खुद समझ के। लेकिन हाँ, बिना समझे समझाएंगे तो उसका पता है, उसमें से थोड़ा सा हाँ, ये बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है विवेक भाई, नित्य वर्तमान, ये कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए, ये पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा भी हमारी एक दूसरे, कल हमने कहा ना, अपेक्षाओं को स्वयं से अपेक्षा भी निश्चित करें। तो क्वेश्चन है जरूर रखें, लेकिन और 10 किताबें हैं, है ना, पर हमारी अपेक्षा रहेगी आप सारा यही समझ जाएं। अगली किताबें आपको केवल ऐसे पढ़ें जैसे कि कविता कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगने लग जाए, अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। पर ये हमारा अधिमूल्यन है, अगर मैं ऐसा सोचूंगा हम लोग कि अब आपको सारा, है ना, क्लियर कर दें। पर प्रोसेस ही इतना ही है, हम भी क्योंकि इससे गुजरे हैं तो हमको पता है कि भाई धीरे धीरे बातें क्लियर होती हैं। कुछ क्लियर होगा, कुछ आगे फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी लगेगा। अरे यार, सुरेंद्र भाई, राकेश भाई तो ये बता के गए थे, ये भाई तो ऐसा बता रहे, ऐसा भी लग सकता है ना। तो उसके लिए भी तैयार रहें कि ऐसा लगेगा, फिर उसको ओपन माइंड रखें, है ना, जो बताए थे उसको रिकॉन्साइल करेंगे फिर मिलके, है ना। गोष्ठी इसीलिए होती है ना राकेश भाई। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर नेक्स्ट। हाँ, प्रारब्ध, संस्कार और प्रवृत्ति में डिफरेंस, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब जैसे जैसे हम शुरू करते हैं प्रवृत्ति से, है ना। तो नॉर्मली जो हम जब, है ना, स्वयं को शरीर मान के जी रहे हैं जीव चेतना में, तो और उस अर्थ में ज़्यादा प्रवृत्ति का शब्द है ना। जब समझ नहीं है तो प्रवृत्तियाँ की बात करते हैं ज़्यादातर, और जब हम समझ की बात करेंगे तो वहाँ फिर संस्कार की बात आ रही है एक्चुअली। तो संस्कार की सटीक परिभाषा है यहाँ पे कि, है ना, जो मेरी पूर्णता के अर्थ में कुछ स्वीकारा है मैंने, है ना। तो ये यहाँ पे परिभाषा में लिखा है, संस्कार पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियाँ ही संस्कार है। तो ये स्वीकृतियाँ कहाँ होती है? बुद्धि में ही होती है। तो जो बोध है ना, तो जो तो अब संस्कार को क्लियरली अब हम समझ लो। वैसे बोलचाल की भाषा में हम संस्कार बोलते हैं कि पूर्व संस्कार, ऐसा बोलते हैं बोलचाल में, लेकिन वो प्रवृत्तियाँ होती है। जब समझते हैं तब संस्कार बनते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये साक्षात्कार से, हम जब साक्षात्कार बोध की यात्रा में रहते हैं, वहाँ संस्कार को एक्चुअली परिभाषित किया है, ठीक है, ऐसा मैं समझाऊँ, है ना। और प्रारब्ध जब कहते हैं तो यही मानव का प्रारब्ध है, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो मेरा प्रारब्ध क्या है? जानना ही प्रारब्ध है ना। समझ में आ रहा है इतना? तो अब नीचे प्रारब्ध का भी लिखा है कि मैं जितना जान पाता हूँ उतना चाह नहीं पाता, मैं जितना चाह पाता हूँ उतना कर नहीं पाता, मैं जितना कर पाता हूँ उतना भोग नहीं पाता। भोगने में जो शेष है प्रारब्ध, तो मन शरीर से, है ना, वहाँ शरीर भी आ रहा है ना, क्योंकि हम
शरीर से ही करते हैं, मन शरीर को चलाता है। तो अब जैसे कहते हैं कि जो भोगने में शेष है, तो जब हम समझते हैं तो हम है ना ऊर्ध्वगति, मतलब कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि मन और शरीर के बीच में भोगना होता है, ठीक है। अब जैसे ही समझ में आ रहा है कि शरीर की आवश्यकता तो ये है, आवश्यकता जब समझ में आती है तो आदमी थोड़ा सोचने लगता है। इस अर्थ में 4.5 क्रिया की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मनोवृत्ति चित्त की बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो चाहना है, मैं जितना चाह पाता हूँ उतना कर नहीं पाता, तो वो जो शेष कुछ रहता ही है, तो जो शेष रहता है वो योजनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के हमें तीनों को समझना है ना, कि जैसे मान लो कि अब समझदारी की यात्रा की बात करते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मैं जितना कर पाता हूँ उतना भोग नहीं पाता। मान लो, चलो एक एग्जांपल भी एक लिया था मैंने शायद एक सेशन में ना, कि मान लो 100 रोटी में मैं 100 रोटी कर सकता हूँ। अब 100 रोटी में से मैं भोग तो सकता हूँ 2 रोटी ही मान लो, तो बाकी की 98 रोटी जो है वो क्या होगा फिर, तो है ना। तो हमारा जो पॉजिटिव है वो दूसरे का भाग्य बनता ही है एक्चुअली। लेकिन अब मेरी मानसिकता ऐसी है कि मेरा भोगना ज़्यादा होता है, तो मैं नेगेटिव ही रहूँगा, और मेरी नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, तो उस सेंस में नेगेटिविटी बढ़ती है। तो अब जब हम समझते हैं तो पॉजिटिव में रहते हैं, तो वो फिर तो एक आदमी का पॉजिटिव रहना दूसरे का सौभाग्य हो जाता है फिर। ऐसे कुछ मोटा मोटा हम बात कर सकते हैं। और तात्विक जाए इसमें, तो फिर मनोवृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा को भी इंगित करें प्रारब्ध में। जब ये तो मैंने व्यवहारिक कुछ बात किया, लेकिन तात्विक जब बात करते हैं तो जानना ही प्रारब्ध हो जाता है फिर, क्योंकि जानना मतलब कहाँ, वो बुद्धि और आत्मा की बात कर रहे हैं, वहाँ जानने की क्रिया है, ठीक है। और चित्त और वृत्ति में वहाँ हम कह रहे हैं कि वहाँ योजना की बात कर रहे हैं। कुछ शेष रहता ही है तो योजना शेष रहती है, जानना शेष है तो मतलब सूचना भी शेष रहती है इस अर्थ में। तो जब हम उन्नति की ओर जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ संस्कार बनते हैं धीरे धीरे। ये थोड़ा सेटल होने का मामला है, मतलब अभी, है ना। तो प्रवृत्तियाँ और संस्कार इस तरह से मैं देख पाया एक्चुअली, है ना। अंकित भाई कुछ शेयर करना चाहते थे। वही, इसलिए संस्कार को स्वीकृति के साथ कनेक्ट किया है, और स्वीकृति तो बोध में है। तो जो सही समझ है, अभी समझ एक दिन में तो नहीं बन जाएगी, अभी भी हम धीरे धीरे क्रमवध ही समझ रहे हैं। तो साक्षात्कार बोध क्रमवध घटना है, तो संस्कार बन रहे हैं अभी, है ना। और संस्कारों में परिमार्जन होता है, जैसे जैसे अध्ययन गहरा जाता है तो संस्कारों में परिमार्जन होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार से जो यात्रा शुरू होती है, वहाँ से फिर संस्कार की बात कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो तो स्वीकृति का मामला हो गया ना अभी ये पूरा। तो मेरी निश्चयात्मक स्वीकृतियाँ को बोध कह रहे हैं, तो बोध के साथ की बात कह रहे हैं पूरा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा, इसको ऐसा देखेंगे कि जैसे मैं अभी समझदार नहीं हूँ, मुझे कोई बोध नहीं हुआ है, तो मैं कुछ अच्छा करता हूँ कि नहीं करता हूँ, किस आधार पे करता हूँ, उसका आधार क्या है। कुछ आस्थावश, कुछ मान्यतावश मैं अभी भी अच्छा ही करता हूँ, पर वो मेरा जाना हुआ नहीं है। तो कभी होता है कभी नहीं होता है, उसकी कोई निरंतरता नहीं है ना। वो वातावरण के दबाव में, वातावरण के अनुसार ऐसा रहता है, ऐसा है ना। आप कुछ जोड़ेंगे? जो भैया ने बताया वो तो अभी उनका डायरेक्ट हुआ। थोड़ा कुछ राकेश भाई को कहना हो तो अभी फिर पूरा कर देंगे। जैसे पर वो जो आप कह रहे थे ऐसा नहीं है ना। आप कुछ बोलना है दीदी? मैं तुरंत कुछ है तो बोल दीजिए, हाँ। फिर explain। जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो जानकर भी करते हैं या बिना जाने भी करते हैं, तो दोनों का फीलिंग होता है वो डिफरेंट फीलिंग। जैसे बिना जाने में कुछ अच्छा करती हूँ तब कुछ अलग टाइप का फील करते हैं, और जब वही चीज में जानकर करती हूँ तो कुछ अलग फीलिंग होता है। तो क्या फीलिंग में डिफरेंस है, थोड़ा बताएं। मतलब जब हम जानकर करते हैं तो उसका एक विश्वास रहता है कि मैंने हाँ, किया है वो ठीक ही है। बिल्कुल। जब बिना जाने
और उसको उसको आप हमेशा कर सकते हैं, रिपीट करेंगे, फिर वो होता है कि यस इसको मैं नेक्स्ट टाइम भी कर सकती उसको फिर संस्कार कह रहे हैं। जिसकी निश्चयात्मक स्वीकृति होगी, जिसको जान लिया, वही संस्कार है ना। एक्चुअली अब ये भाषा का थोड़ा सा बहुत सारे कुसंस्कार थोड़ा ठीक नहीं है, पर कुसंस्कार आ गया है। संस्कार, सुसंस्कार, पूर्ण संस्कार नहीं, इसी में आया है, 42वें पेज पे है, 42 वही पेज है, पर देखो वो रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से उसको समझना पड़ेगा, है ना। बहुत सारा वही मैं बता रहा था कि जैसे प्रवृत्ति और संस्कार ये भी दर्शन में आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मिलेगा, उसको भी रेफरेंस में समझना पड़ेगा। जैसे एक तो ये कहा गया कि जब भी हम 4.5 क्रियाओं में यानी जीव चेतना में जीते हैं, तो जो भी कुछ हमारे पास में जमा है वो मतलब वही उसी को प्रवृत्ति और संस्कार बोले। जो भी हमारे पास में इस पल से पहले तक का जो भी कुछ हमारे पास में इकट्ठा है वो हमारी प्रवृत्ति और संस्कार है, और हर पल ये परिमार्जित होते रहता है, ये बढ़ते रहता है हर पल। मेरी आशा विचार इच्छाओं में जो कुछ भी जमा है वो मेरी प्रवृत्ति या मेरा संस्कार है, पहली चीज़। अब जैसे ये दर्शन में ऐसा भी आया है कि जब हम 4.5 क्रियाओं में यानी जीव चेतना में जीते हैं, तो जो कुछ भी हमारी आशा विचार इच्छाओं में जमा है उसको प्रवृत्ति कहा, और जब हम आगे बढ़ते हैं साक्षात्कार बोध अनुभव में बढ़ते हैं, तो बोध तक जो भी इकट्ठा होता है उसको संस्कार कहा। जब चित्त से हम आगे बढ़ते हैं, बोध तक बढ़ते हैं, तो उसको संस्कार कहा। ठीक है, एक तो इस तरीके से एक इस तरीके से आया है। दूसरा फिर एक और तरीका भी मिलेगा जिसमें संस्कार को पहले कहा, फिर प्रवृत्ति को कहा। संस्कार को फिर इस अर्थ में कहा गया कि जो भी पूर्व जन्म के निष्कर्ष हैं जिसको लेके हम अभी आते हैं उसको भी संस्कार कहा। पूर्व जन्म के जो भी हमारे निष्कर्ष हैं इस जन्म में हम उसको लेके आते हैं, उसके आधार पे फिर हमारा वातावरण और अध्ययन को मिला के जो हमारी यात्रा आगे बढ़ती है उसको भी संस्कार कहा। फिर उसके बाद में एक ये कहा गया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये 2 शब्द आया है दर्शन में। वहाँ पे प्रवृत्ति को क्या कहा, मानव और देव मानव में जो एष्णाएं रहती है उसको प्रवृत्ति कहा। एक तो जीव चेतना में भी प्रवृत्ति कहा, लेकिन यहाँ पे मानव और देव मानव में जो एष्णाएं हैं उसको भी प्रवृत्ति कहा। और जब ये एष्णा भी खत्म हो जाती है दिव्य मानवीयता में, उसको निवृत्ति कहा। तो इस अर्थ में भी वो आया है। तो इसको अलग अलग रेफरेंस में संस्कार को और प्रवृत्ति को ऐसा इसको समझना होगा, जहाँ पर भी जैसा भी आया है वो, है ना। तो वो आगे पीछे का ऊपर का पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा, वो संस्कार और प्रवृत्ति कैसा है वो सब। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है ना। तो कॉन्टेक्चुअल भी होगा, और ये थोड़ा सा हमारे लिए आगे शोध का काम है। हम जैसा जितना समझेंगे कि अगर लिखने में है ना कुछ और कर सकते हैं। अभी तो ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, पर जैसे ये बताए ना प्रवृत्ति निवृत्ति संस्कार, अब जैसे कुसंस्कार अपने आप में शब्द बनता नहीं है ना, उस तरह से देखें, लेकिन कुसंस्कार ही इस पे लिखा हुआ है। मतलब जहाँ अगर सुसंस्कार की बात है ना, तो वहाँ पे कुसंस्कार आया है। फिर वो संस्कार को 2 हिस्सों में बांट दिए, सुसंस्कार और कुसंस्कार। उसको अपन प्रवृत्ति और संस्कार के रूप में भी, मतलब थोड़ा सा जैसे दर्शन पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद ये सब शब्द हमको परेशान नहीं करता। अच्छा, जब तक ये नहीं पढ़े रहते हैं तो थोड़ा सा वो परेशान करता ठीक है। बात। अब आया क्यों है ऐसा, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये क्या किया गया है, जैसे हमने पहले दिन बात की थी कि परंपरा में कुछ शब्द आए हैं। अगर अब ये परंपरा में कुसंस्कार शब्द नहीं होता और दर्शन को एज इट इज ही लिखा जाता तो कुसंस्कार लिखने की जरूरत नहीं थी, वो संस्कार से ही काम चल जाता। और फिर प्रवृत्ति को भी जीव चेतना में रख देते है ना, और जो जीवों के सदृश जीने की प्रवृत्तियां हैं उसको क्या कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं, दुष्प्रवृत्ति कह देते। तो ये भाषा की एक कंस्ट्रक्शन है ना। तो इतना ही फर्क है। मूल में क्या करेंगे, अभी जो प्रवृत्ति कह रहे हैं और संस्कार कह रहे हैं, तो जो सदप्रवृत्तियां हैं अभी ऐसा देख लें, है ना, सदप्रवृत्तियां और दुष्प्रवृत्तियां अभी ऐसा कहेंगे, है ना, थोड़े समय के लिए। जब तक अभी संस्कार नहीं है, तो जब तक हम भ्रमित हैं, हमको आज हम कहें कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी बात है जिसको हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं। अपने में ऐसा एक अध्ययन करें, क्या मेरे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको मैं पूरे विश्वास के साथ यानी निश्चयात्मक तरीके से कह सकता हूं। ऐसा कोई स्टेटमेंट हम दे सकते हैं समझ के बारे में, या कोई भी जो हमको झलक गया हो। अभी नहीं निकलेगा, आप जांचना इसको।
हमको लगता है यार ठीक भी हो सकता। हाँ, पारस भाई कुछ कहेंगे। जी जी। हम्म हम्म तो जब स्वीकृत हो जाता है उस समय आप सुविधा के पीछे भागना, सुविधा की आवश्यकता है, वो बंद करते हैं। उससे पहले वो प्रवृत्ति है कि कभी आप उदार होते हैं, कभी कंजूस हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। अपने बच्चे के लिए उदार हो जाते हैं, दूसरे बच्चे के लिए उदार नहीं हो पाते, तो वो स्वभाव में नहीं है। फिर संस्कार बनने से हमारा स्वभाव मानवीय हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वभाव मानवीय हो जाता है। ये संस्कार से हो पाता है, उससे पहले स्वभाव नहीं है। वातावरण के दबाव में कभी हम अच्छा रहते हैं, कभी अच्छा नहीं रह पाते। तो जो मान्यता के आधार पे हम अच्छा, या जिसको हम अच्छा मानते हैं, वो फिर प्रवृत्तियां हैं। तो उनको क्या कहते हैं? सद्प्रवृत्तियां या दुष्प्रवृत्तियां। ठीक। अब जैसे अभी प्रारब्ध की बात कर रहे थे, तो बहुत बढ़िया बताया प्रिया ने। एक प्रारब्ध ऐसा भी देख सकते हैं कि जितना हम करते हैं उतना भोग नहीं पाते। अब भोगना किस चीज का होता है? एक तो इन्होंने बताया भोगना का, रोटियों का, है ना, तो वो भी जाता है। पर वास्तव में जीवन क्या भोगता है? सुख या दुख। अब हमारे पास क्या है शेष भोगने को? अभी की स्थिति में हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? सुविधा इकट्ठा कर रहे हैं। सुख तो समझ से ही होगा। आज भी हम व्यवहार से जितने दुखी हो रहे हैं, कई बार व्यवहार करते करते उतने दुखी नहीं हो जाते हैं। तो दिन में जैसे किसी के साथ व्यवहार हुआ और उस समय दुखी हुए, पर तभी बॉस का फोन आ गया कि ये काम करना है, बॉस का, एचओडी का, या किसी का भी, तो आपने क्या किया? दुख को होने को पोस्टपोन कर दिया और रात को खाना वाना खा के जैसे बिस्तर पे गए, वो बात ध्यान आ गई। आज उसने, अब रात भर की नींद, अब क्या कर रहे हैं? अब दुख को भोग रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसको देखिएगा। तो वो हमारा प्रारब्ध है। अभी होता क्या है कि हम जिंदगी भर इतना इकट्ठा करते हैं हम, क्योंकि करने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, है ना, तो हमारा शेष भोगने से बहुत कुछ बचा रह जाता है। वही प्रारब्ध है। जान गए, समझ गए, अब तो सुखी होकर ही कर रहे हैं, तो प्रारब्ध क्या हो गया? सुख को भोगना। और आप भोग के ही कर रहे हैं, तो कुछ प्रारब्ध रहेगा क्या? तो सुख बट गया। फिर आपके पास कुछ नहीं, आपका प्रारब्ध, आप शून्य हो गया। जागृत व्यक्ति का प्रारब्ध शून्य होता है, भोगने को शेष नहीं रहता है। वो तो करते हुए भोग रहा है ना, भोग रहा है, कर रहा है, भोग रहा है, कर रहा है। ये भी एक थोड़ा सा अध्ययन करने की बात है, इसको देख सकते हैं। परंपरा में प्रारब्ध कहा गया है, वही लगभग कुछ ऐसा ही कहा है कि जो आपका पुराने कर्मों का भोगना शेष है। पर इसमें यह है कि वो अगली शरीरात्मा में नहीं जाता है। इस दर्शन में ऐसा प्रावधान है कि प्रारब्ध आप जैसे ही शरीर मृत्यु के पास पहुंचता है तो क्या होता है? इसका क्या करता है? हाँ, है ना। तो इसकी और आगे चर्चा होगी, मुझे लगता है कि अभ्यास दर्शन और अनुभव दर्शन में। तब तक आप सोचना क्या होता है ना। थोड़ा होमवर्क भी तो रहना चाहिए। क्या? हाँ, शरीर शांत हो गया, अब क्या हुआ उनका? अब क्या हुआ? क्योंकि ने कहा कि अगली शरीर यात्रा में जाता नहीं वो। तो इतना क्लू मिल गया आपको? बस इतना क्लू मिल गया, अभी सोचना तो फिर बाद में बात करेंगे। अब इस पे सोचिएगा, है ना। ठीक है अनिल भाई, परंपरा में इसके लिए कुछ मान्यता है, यहाँ कुछ अलग प्रस्ताव है, पर इसको अभी हम सोचने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि यह भी तुरंत का मुद्दा नहीं है। पर आपके अंदर में कुछ होमवर्क आएगा, आगे आ जाएगा। आगे बढ़े। क्या क्या दीदी? नेहा बहन, नेहा बहन नहीं, ये आप दीदी, आप नेहा है, और आपके आगे जो बैठे रूपल दीदी ना। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? हाँ,
कर्म फल, हाँ कर्म फल के बारे में वैसे भी चैप्टर आएगा, चैप्टर है, तो थोड़ा होमवर्क भी रहे, थोड़ा सोचा जाए। हाँ जी, अगला ले लें। हाँ ये क्या, हाँ तो भैया ये जो संग्रहण प्रतिक्रिया है ना, इसमें अध्यास अध्यास की बात भी करनी है और संग्रहण प्रतिक्रिया है। तो ये हमने तीनों ग्रुप में हमारा सबका ये थोड़ी जिज्ञासा है, तो थोड़ा आपसे इसको राकेश करना भाई कुछ चाहें। बताइए। संग्रहण प्रतिक्रिया जैसे ये है, यहाँ पे ये बुलेट में लिखा है ना, वनस्पतियों की जातियों की उत्पत्ति का कारण नैसर्गिक दबाव और संग्रहण प्रतिक्रिया के भेद से है ना। तो यहाँ थोड़ा हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि ये चर्चा हो रही थी कि वो संग्रह लिखा है तो फिर प्रकृति में कहीं संग्रह तो है ही नहीं, तो ये संग्रहण का मतलब कुछ और यहाँ पे इंगित कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। और पूरा बात अध्यास को समझने में ये पूरा डिटेलिंग आ रहा है ना। तो थोड़ा स्पष्ट पहले अध्यास को ले लेते हैं, है ना। हाँ हाँ, एक होता है ना अभ्यास, और एक कह रहे हैं अध्यास, ठीक है। कल हमने अभ्यास की बात की थी, व्यवहार अभ्यास, क्रम अभ्यास, विचार अभ्यास, और यहाँ ये कह रहे हैं अध्यास। तो देखिए, जीवन शरीर को चलाता है ना। कैसे चलाता है? तो चलने का अभ्यास करता है ना, शरीर के द्वारा अभ्यास करता है, बोलने का अभ्यास करता है, ये सारा का सारा। अब इसको एक बार ये सीख लेता है चलाना, फिर वो ऑटोमेटिक क्रिया होती है, उसको आपको कुछ करना नहीं पड़ता है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि 4.5 महीने का जब गर्भ में है ना बच्चा रहता है, शिशु, तो जीवन उसको आकर कैसे चला लेता है। अब पहली बार में ही पैर मार दिया, वहां तो आप तो सिखाने गए नहीं थे, ये कैसे कर लिया? इसी को अध्यास का कहते हैं कि जो मानसिक स्वीकृतियां रहती हैं, तो जीवन में शरीर के साथ तदाकार होकर जो चलाने की प्रवृत्ति है या स्वीकृतियां हैं, वो है ही अध्यास की रेखाएं अंकित ही हैं। का मतलब है कि जैसे ही वो, अब हमने तो वो सिखाया नहीं, तो जब से भी उसकी शरीर यात्रा है, जीवन है, तो शरीर चलाने का जो अभ्यास है वही अध्यास है। वो केवल शरीर के साथ है, उसमें ज्ञान पक्ष नहीं है, समझने का नहीं है ना। अब हम बात कर रहे थे कि भाषा की। नॉर्मली कल हमने बात की थी कि भाषा को सीखता है, वो अगर अध्यास नहीं बनता है तो खत्म हो जाता है। दूसरे शरीर यात्रा कब तक रहता है? जब तक दूसरा शरीर नहीं लेता है। तो अब जीवन ने एक भाषा को मास्टरी की, एक्सपर्टाइज हो गई, सीख लिया, शरीर खत्म हो गया, लेकिन दूसरा शरीर लिया नहीं, दूसरा वातावरण मिला नहीं, तो क्या बना रहेगा? वो भाषा उसमें बनी रहेगी। अगर उसको वो मैकेनिज्म मिल जाता है तो उससे वो प्रकट भी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दूसरा शरीर मिला, उसके साथ तदाकार हुआ और दूसरा वातावरण मिला, जैसे ही उसने वहाँ सीखना शुरू किया तो दूसरी भाषा सीख जाएगी। तो मूल में अध्यास शरीर को चलाना, और कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ के साथ वो इतना तदाकार हो जाता है, कितना तदाकार हो जाता है कि इतनी स्वीकृति बन जाती है, जैसे किसी की किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बन जाए, है ना। तो क्या करता है कि अगली शरीर यात्रा शुरू हुई और जैसे ही उसको मौका मिला, जैसे ही ध्यान गया, वातावरण मिला, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बचाना शुरू कर सकता है। इसको अध्यास की रेखाएं कह रही है। अध्यास है, ये अभ्यास नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो ये अध्ययन की बात है। पर अध्यास का क्या मतलब? ये केवल शरीर के साथ है, संवेदनाओं के साथ कह रहा है, मानसिक स्वीकृति सहित संवेदनाओं की अनुकूलता, जिसको हमने अनुकूल मान लिया, जिसके साथ में पहचान कर लिया, वो अंकित हो जाता है, वो अध्यास है। तो भैया जो आप कल बता रहे थे भाषा के बारे में, वो यही पे क्लियर होता है? इसीलिए मैंने कल जो बात की थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। हाँ हाँ। दूसरा शरीर यात्रा होने से, क्योंकि उसको भी नया सीखना है, तो वो तो हुआ नहीं है। तो अगर ऐसा कोई जीवन है जो भाषा, तो भाषा जीवन में ही होती है ना। ब्रेन के द्वारा, शरीर के द्वारा, मुंह के द्वारा प्रकट होती है। भाई भाषा तो टेप रिकॉर्डर में भी है, सीडी में भी, आपने जैसी मशीन में लगाया वो बोलना शुरू कर देगा।
तो मानव में। हाँ जी, तो हम ये कंक्लूजन निकाल पाते हैं ना कि जो उसने इस समय पे भाषा बोल रहा है, जो उसके अवेयर में नहीं है, तो वो उस प्रीवियस में उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, तभी वो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर सिखाया नहीं गया है इस समय, हाँ तो कुछ कहीं और तो सीखा ही है। हाँ, बस इतना ही definitely। बात करना पड़ेगा। संस्कार अनुसंगी है, तो बिना सीखे तो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो अभ्यास समझ के साथ है, ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। केवल शरीर चलाने तक के लिए जो भी सीखना है वो अध्यास कह रहे हैं। ठीक हो गया, बढ़िया। आगे का क्या है? ठीक बात, ठीक। और इसलिए ये कहा जाता है, हम अपने मॉन्टेसोरी का ये पूरा स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी, कि उसमें इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है कि पेरेंट्स का या टीचर्स का लैंग्वेज कैसा हो, उसमें स्नेह प्रेम बहुत जरूरी है। ठीक बात। तो स्नेह और प्रेम भाषा का मुद्दा नहीं है। भाव का है, लेकिन हमारा भाषा के थ्रू ही व्यक्त होता है ना प्रेम और स्नेह। ठीक बात है, लेकिन देखिए हम सबको भाषा तो आती ही है। हम हिंदी और इंग्लिश के एक्सपर्ट होते हुए भी हमारा अंदर स्नेह का प्रेम भाव नहीं हो सकता है। तो वो तो समझ का मुद्दा है। पर आप जो कह रहे हैं भाषा सीखना, वो ठीक बात कह रहे हैं, भाषा तक की बात ठीक है। लेकिन भाषा सीखने से भाव भी आ जाएगा, ऐसा नहीं, वो नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को भाषा सिखाना है, वहाँ तक आपकी बात ठीक है। अंग्रेजी सिखानी है तो अंग्रेजी सीखने के वातावरण में रखना होगा। हिंदी सिखानी है तो हिंदी के वातावरण में, मराठी सिखानी है तो मराठी के वातावरण। 6 साल तक बच्चा 7 लैंग्वेजेस एब्जॉर्ब कर सकता है, इतना पावर है। 8 नहीं कर सकता है। मिनिमम अच्छा, मिनिमम से, ठीक बात। नहीं ठीक, नहीं मिनिमम 1 नहीं कर सकता है। मतलब ये एक रिसर्च कहता है, प्रूवन रिसर्च। नहीं नहीं, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मिनिमम मतलब कितना। मिनिमम 7 है कि 1 है? जैसे मुझको तो 2 ही भाषाएं आती है, तो मैं मिनिमम 2 एब्जॉर्ब कर पाया। तो मिनिमम 7 का क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब 7 भाषाएं भी अगर बोली जाती हैं उस एनवायरनमेंट है जी, आसानी से कर सकता है। अच्छा, 7 तक कर सकता है, ठीक बात है। इतना भाषा सीखने का जीवन में कैपेबिलिटी होती है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे आगे ले। ये संग्रहण वाला वनस्पति, हाँ एक और है ना, वनस्पति जातियों की उत्पत्ति का कारण, ये कैसा है राकेश भाई, इसको बताइए। ये राकेश अग्रवाल भैया बताएं। तो अध्यास तो हो गए क्लियर, अध्यास और अभ्यास। और प्रकृति वाला जरा देखिए क्या है। वनस्पतियों की जातियों की उत्पत्ति का कारण नैसर्गिक दबाव और संग्रहण प्रतिक्रिया के भेद से ही है। तो मतलब वनस्पतियां जो बनी वो कैसे बनी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो नैसर्गिक दबाव क्या होता है? ताप दाब नमी, ये नैसर्गिक दबाव हो गया। तो ये कारण रहा वनस्पतियों की उत्पत्ति का कि ताप दाब जैसी पदार्थावस्था हुई, उसमें रसायन हुए, है ना, और ताप दाब नमी उनको मिली, उसकी वजह से एल्गी बोलते हैं ना, पहले सबसे पहले एल्गी हुआ, वहाँ से फिर वो इवॉल्व हुई वनस्पतियाँ। दूसरा संग्रहण, कि संग्रहण क्या है, तो एक्चुअल में जो भी पेड़ हैं पौधे जो भी हैं वो है क्या चीज़, वो प्राण कोशिकाएं। प्राण कोशिकाओं के मूल में क्या है, मतलब कुल मिला के वो है क्या चीज़, पूरा मिला के अगर देखेंगे तो वो कुछ अणु ही है ना वो, तो वो सब इकट्ठा होके ही पेड़ पौधों के रूप में बने हैं वो, उस अर्थ में संग्रहण, पदार्थों का संग्रहण है वो, तो मॉलिक्यूल्स का वो संग्रहण है वो। तो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स लेके अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां वो इवॉल्व हुई हैं वो। परिभाषा कुछ और कहता है, परिभाषा क्या बोलता है?
नहीं है ना? हाँ, संग्रह तो नहीं है ये। संग्रहण जो भैया भी बता रहे हैं कि वो संग्रह नहीं कह रहे हैं, चुनाव के साथ में ज्यादा है। स्ट्रक्चर का जो ओरिएंटेशन है कि जैसे जैसे वो जो सेल है ना, तो नमी और उसके बाद में अमीनो क्या बोलते हैं वो हार्मोन्स, रचना तत्व और पुष्टि तत्व, वो सब के साथ में उसको संग्रहण कह रहे हैं कि जो एक स्ट्रक्चर में बनता है पर मूलतः मॉलिक्यूल्स ही है। मूल रूप से तो मॉलिक्यूल्स ही है, उसमें मॉलिक्यूल्स ही इकट्ठा होकर इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आए हैं कि वो कोशिकाएं बन गई और फिर वो इवॉल्व हुआ है वो। और वो नैसर्गिक दबाव कह रहे हैं जो उसमें मानवीकृत नहीं है, है ना? नहीं है। तो परस्परता में जो हर ताप पे, हर ज्योग्राफिकली किसी ताप में किसी तरह की वनस्पति मिलेगी। जैसे देखिए, जैसी वर्षा होती है, अभी भी उसका थोड़ा उदाहरण देख सकते हैं, तो बारिश में एक तरह की वनस्पति दिखाई देगी, है ना? सर्दियों में अलग तरह की वनस्पति। तो ताप, दाब, नमी और जैसा ज्योग्राफी। अच्छा, पहाड़ों पे चले जाएंगे तो एक प्रकार की अलग प्रकार की वनस्पति है। डेजर्ट में चले जाएंगे तो वो सब जो वातावरण का जो ताप, दाब, नमी का एक जो कॉम्बिनेशन बनता है, उससे जो क्रिया होती है, उसी से वनस्पतियों की उत्पत्ति का कारण है, ऐसा इसको बता रहे हैं। और ये अग्रेशन की जो क्रिया है, पदार्थ से लेकर रचना क्रम तक चलती ही रहती है। इसको एक जगह आया है शायद अगले चैप्टर में, जो उत्सव है ना? हाँ, कुछ और करें, ठीक है ना? हाँ, तो जो नैसर्गिक दबाव हुआ, तो किस उस दबाव के रूप में वो प्रतिक्रिया कह रहे हैं उसको। कुछ क्रिया होती है ना, उस क्रिया के फलस्वरूप जो भी होता है तो उसकी क्रिया उसकी की प्रतिक्रिया बोलते हैं उसको। ये रिएक्शन ह्यूमन बीइंग वाला नहीं है ना? रिएक्शन नहीं है, क्रिया की प्रतिक्रिया कि वो गुस्सा हो गया और नया पेड़ बन गया, ऐसा नहीं। ठीक है मनोहर भाई? नैसर्गिक दबाव के फलस्वरूप संग्रहण क्रिया है। हाँ हाँ, रिलीज कर देता है। हाँ बिल्कुल होगा। कोई भी वनस्पति है ना, वनस्पति वापस जब पदार्थावस्था में बन गई, मतलब वो फिर वापस रिलीज हो गया ना सब चीज, तो जो भी मॉलिक्यूल्स उसमें थे वापस बदल गए, वो संग्रहण वापस। नहीं, वो रिलीज वाला होगा, पर उत्पत्ति का तो संग्रहण होगा। रिलीज वाले को संग्रहण नहीं कहेंगे, वो तो विरचना है फिर, है ना? लेकिन एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी कैसे बनती चली जा रही है, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना? विकास क्रम से एक रचना क्रम भी आता है। जब हम सूत्र को देखते हैं तो विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति बोल देते हैं। इसमें दो क्रम हिडन है। तो विकास क्रम विकास, रचना क्रम रचना। तो मानव शरीर में भी मेधस रचना की पराकाष्ठा है, पूर्णता है, ऐसा बताते हैं। फिर उसके बाद में जीवनी क्रम आता है एक्चुअली, जो जीवों में है। और फिर जागृति क्रम, पशु, राक्षस, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये पूरा एक सेट है। क्या करेंगे? 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे रोकें क्या? आप सबके चेहरों से तो लग ही रहा है कि रोक दिया जाए। तैयारी भी शुरू हो गई है, किसी ने किताबें उठाई ली हैं। तो अब मैं बोलूं कि चलो कल के लिए लिख दो, ऐसा ठीक नहीं लगेगा, है ना? तो कल सुबह लिखें। नहीं नहीं, बोल तो दिया, लेकिन अभी रोक देते हैं, है ना? ठीक है रुपल बहन? है? नहीं नहीं, वो तो देखिए आप कल शुरू करते हैं, ठीक। हाँ, वो तो सुबह कर लेते हैं। चलिए बढ़िया। कहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने? क्लेश मुक्ति हो गए आप? क्लेश मुक्त हो गए तो शिविर को आज पूरा कर सकते हैं। नहीं हुए? अच्छा। देखो, हमको खुशी हो जाएगी, आप क्लेश मुक्त हो जाएंगे। हाँ, क्लेश मुक्ति तक पठन कर लिया। दीदी बोल रही थी क्लेश मुक्ति हो गया, कल हो जाएगा। चलिए, जिस दिन हो जाए, है ना? हमारी भी ऐसी ही अपेक्षा है कि क्लेश मुक्त हो जाए, है ना? रहस्य मुक्त हो जाए, क्लेश मुक्त हो जाए। चलिए नमस्कार, कल सुबह मिलते हैं 9 बजे, है ना?